बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वैसे तो मुझे प्रोग्राम करना था पाकिस्तान की सियासत पर, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब इस वक्त गर्म है और कल जाहिर है इमरान खान साहब एक बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं, जिसके मुताबिक अगर असेंबलियाँ तहलील हो गई तो फिर क्या होगा, और अगर असेंबलियाँ तहलील नहीं हुई तो फिर क्या होगा। लेकिन इसी सब कशमकश के दौरान जो कि सियासत की चल ही रही है, एक जानिब हम देख रहे हैं मईशत जो है वो किसी तरह से पटरी पर नहीं आ रही। जो पिछली हुकूमत है वो कह रही है कि हम तो बड़ा अच्छा जो है खजाना छोड़कर गए थे, आपने बर्बाद कर दिया, जो कि पीडीएम का इत्तेहाद है। लेकिन इस सब पूरी सियासी मंजरनामे पर, मईशत की जुबूहाली पर ये सब बातें चल ही रही थी, और मुझे लग रहा था कि शायद ये टॉपिक ऐसा है जिसको मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, शायद इसकी जगह नहीं बन रही है। लेकिन मुझे लगता है ये खास कर आजकल के हालात में जो हम देख रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। कराची शहर जिसके लिए सब तड़पते हैं, सब बिलखते हैं, सबकी सियासत यहाँ से जुड़ी है, सबको इस शहर का बड़ा दर्द है। इस शहर को बेअमा छोड़ दिया गया है। यहाँ लुटेरे दंदनाते फिरते हैं, सरेआम सड़कों पर डाकुओं की शक्ल में आपको नजर आते हैं। आपके बच्चों, आपके भाई, आपके बहन, आपके घर के वालिद या किसी से भी वो जो भी उनके पास नकदी होती है, मोबाइल फोन होता है, आराम से असलहे के जोर पर छीनते हैं और दंदनाते हुए निकल जाते हैं। उनको पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। इस शहर कराची को लावारिस कह कहकर वाकई लावारिस कर दिया गया है। लेकिन ये लावारिस नहीं है। यहाँ पर इसके वारिसीन में अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात है और हुक्मरान जमात है सिंध की, इसके पास वो तमाम पोर्टफोलियोज मौजूद हैं, जिसको सामने रखते हुए अगर हम बात करें तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट, क्या दीगर और डिपार्टमेंट, वो सब रिपोर्ट करते हैं सिंध हुकूमत को। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मैं एडिशनल आईजी की गुफ्तगू सुन रही थी, प्रेसर सुन रही थी। कल जिस लड़के को, जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी का इंजीनियर बच्चा था, उसको यूनिवर्सिटी के बाहर मोबाइल छीनने के लिए डाकू आए, उसने मज़ाहमत की, क्योंकि ज़ाहिर है आप ये मोबाइल फ़ोन चंद 100 रुपए का तो नहीं खरीदते, अपनी मेहनत की कमाई से खरीदते हैं ये। और वो जब उनसे छीनने के लिए आया उस बच्चे से, तो उसने मज़ाहमत की होगी, नहीं दिया होगा मोबाइल। क्या किया उन्होंने एक जवां साल के लड़के को गोलियां उसके मारी और उसको मार दिया, जिंदगी ले ली, उसकी जान ले ली। लेकिन हमारे एडिशनल आईजी साहब ने अभी हम सब के लिए एक मैसेज दिया है, यानी वो मैसेज मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, और उन सब लोगों के लिए है जिनके पास मोबाइल फोन है, जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास कुछ पैसा पड़ा है, कि आपने क्या करना है अगर लुटेरे आपके सामने आ जाएं। क्या कह रहे हैं एडिशनल आईजी, जरा सुनाइए। एक चीज़ जो हमेशा मैं कहता हूँ, और कभी कभार आप में से कुछ दोस्त थोड़ा सा उसको इतना आसान भी नहीं लेते, लेकिन मैं कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आपकी तवज्जो से अगेन मैं कहूँगा कि इस शहर में जिस तरह के हालात हैं, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हाई है, 1 लाख से ज़्यादा ये लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं पोटेंशियली, बराए मेहरबानी रेजिस्ट न करें मोबाइल फ़ोन की वजह से। ये आपकी तवज्जो दूँ, क्योंकि इस तरह बड़े सानहे और नुकसान जन्म लेते हैं। हमारे घर के बड़े हमें समझाते हैं, बताते हैं कि खुदा न खास्ता कभी आपके साथ ऐसा वाकया पेश आए तो आप मज़ाहमत न कीजिएगा, अपनी चीज़ें दे दीजिएगा। बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर आपके कांधों पर भारी जिम्मेदारी आयद है। आपने जो वर्दी पहन रखी है वो इस बात की गम्माजी करती है कि आप हमारे मुहाफिज हैं, लेकिन शहर में रोज़ाना यहाँ पर सड़कों पर बच्चे, लड़के, बेटियाँ जिस तरह से भी लूटी जा रही हैं, इस सब की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो बनती है, और फिर उसका जवाब भी हमें चाहिए। आज इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे ज़ाहिर मैं बात करूँगी कि कराची की मईशत हो, कराची मुआशी हब हो, कराची 75% देता हो रेवेन्यू का या 45% देता हो, बहरहाल कराची सबका है, लेकिन कराची का कोई नहीं है। हुक्मरान जमात हो या दीगर और जमातें जो कि कराची का स्टेक रखती हैं, उनसे सवाल होगा। लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान की स्ट्रैटेजी जो है वो अभी तक पीडीएम को भी नहीं पता है। सो लेट्स सी कि अब हमारी सिचुएशन कहां होगी। मुझे बताया गया है कि इंपॉर्टेंट शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मुझे सबसे पहले ज्वाइन करने जा रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कराची के हवाले से मैं जानती हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब को भी कि काफ़ी आवाज़ उठाते हैं। अब पिछले कुछ अर्सा पहले जब गैस की एक बड़ी बंदिश आई थी तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया था। लेटर ऑन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कादिर मंदोखेल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को हमने ज़हमत दी है, उनसे भी बात करेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी हमसे बात करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बात तो ज़ाहिर है हुक्मरानों से होनी ही चाहिए, लेकिन आप फरमाइएगा कि सिंध के एडिशनल आईजी अब से कुछ देर पहले प्रेसर में कहते हैं
कि देखिए जाहिर है लोग बेरोजगार हैं, अब चूंकि वो बेरोजगार हैं इसलिए वो इस तरह से लूटने के लिए आ जाते हैं, शहर में डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, तो आपने मजामत नहीं करनी है, आपने दे देना है जो भी वो आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन आपको लगता है ये रवैया होना चाहिए डिपार्टमेंट के और ऐसी शख्सियत का जो कि एडिशनल आईजी के मनसब पर फाइज हैं? मेरे ख्याल से एडवाइस, लेकिन पहले अपने आप को भी कुछ एडवाइस करें। इस शहर को कितने पुलिस वाले चाहिए और कितने पुलिस वाले मौजूद हैं? इस शहर के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट? शहर में जो कैमरे लगाए गए थे, कैमरे चल क्यों नहीं रहे? वो जो चोरी चकारी हुकूमत सिंध और इनके महकमे में है, उसका क्या किया जाएगा? वो जो सिफारशी भर्ती हुए में और सिर्फ रिश्वत लेने के ऊपर मामूर है और शहरियों को तंग करने के लिए, उसमें कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा? बात सारी है क्राइम प्रिवेंशन पे कितना जोर है। वाइस बुरी नहीं है जी, जिंदगी से ज्यादा कोई अहम चीज नहीं है, दुरुस्त बात है, लेकिन फिर आप तो पुलिस ही खत्म कर देते हैं और लोगों को कह दें, हर आदमी से कहें हमने पुलिस का महकमा खत्म कर दिया और जितने पैसे उसके बचे हैं उसके सिलसिले में हम हर शहरी को एक एक बंदूक दे देते हैं और फिर जंगल का कानून कायम हो जाए, जिसके पास बंदूक और जो चोरी करने आए उसको गोली मार दो। सही है। ये हाल है। मेरे ख्याल से मैं आईजी साहब को इससे कहीं ज्यादा अक्लमंद इंसान जानता हूं कि वो है। वो या तो आप उनकी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं, जहां उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, उसके साथ इस एडवाइस को तमाम शहरियों को मैं भी कहूँगा। ठीक, कि बरादरान मोहतरम और ख्वारान, बहनों मेरी, बेटियों मेरी, कि जिंदगी से ज्यादा अहम कोई चीज नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये इसमें तो दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है, इसमें कोई राय नहीं, बिल्कुल दो ठीक। राय नहीं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये यहाँ से भी हम लेकिन यही मैसेज लोगों को देते हैं। इससे पुलिस जो है एब्सॉल्व नहीं होगी। That's of I'm their asking. responsibility. जी जी जी, बस मैं यही पूछना चाहती थी। वो They are ठीक not है, absolved of their responsibility. Their responsibility is कि शहर कराची को एक पुरअमन क्राइम फ्री सिटी बनाए। जो कुछ लगे, मैं तो ये भी सवाल पूछता हूँ कि वो रेंजर्स हो गई है जो कब आई थी? 1988 में आई थी, ये कह के कि हम पुलिस को ट्रेन करेंगे, शहर को क्राइम से पाक कर देंगे। जरा बताएं तो ना 1984 से लेकर अब तक रेंजर्स के लिए कितना पैसा खर्च किया, वो इस पुलिस फोर्स को ट्रेन क्यों नहीं कर सकी? 39 लॉन्ग ईयर्स। ठीक है फिरदौस साहब, मुझे अंदाजा है कि आई विल नॉट आस्क दैट क्वेश्चन। आपका कहने का अंदाज बता रहा है कि आपको दर्द है इस शहर का और आप उसकी पल्स को समझ रहे हैं। फिरदौस साहब मेरे साथ ही रहिएगा। एक और जो शहर के सबसे बड़े ज़ाहिर है स्टेक होल्डर्स अपने आप को कहते भी हैं और एक बड़ी सियासी जमात है बहरहाल MQM पाकिस्तान, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ख्वाजा साहब इब्तिदा में ज़रा मैं कराची की बात करना चाहती हूँ। सॉरी, अच्छा, हाफिज नईम रहमान साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं हम उनकी तरफ भी जाते हैं। हाफिज नईम रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आप फरमाइएगा कि इस शहर बेअमा पर शहरियों का लुटना मामूल है। बिलाल जैसे ना जाने और कितने बच्चे शहर की सड़कों पर ऐसे ही मार दिए गए हैं। आप समझते हैं कि जो बात एडिशनल आईजी हमसे कह रहे हैं कि आपने मज़ाहमत नहीं करनी है, तो हमें ऐसे ही एक अच्छा शहरी का होने का सबूत देना है और जो डाकू लुटेरे आए उनका हमारे पास जो कुछ हो उनको आराम से दे देना है। आज गया था NED यूनिवर्सिटी में भी तलबा और तालिबात के एहतजाज में शरीक था और जनाजे में भी शरीक हुआ था। जिसका जवान बच्चा चला जाए और वो भी इतनी तमन्नाओं के बाद, कितने बच्चे हैं जो आगे पढ़ पाते हैं और NED यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में तालीम हासिल कर पाते हैं। अब वो बच्चे जाएं और सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो मोबाइल छीनने के अमल में कोई गोली मार दे, तो आप उस दुख और कर्ब का एहसास नहीं कर सकते हैं। उस जिस पे बीतती है वही जानता है। तो ये इस शहर का एक रूटीन बन गया है। परसों की बात है कि मोमिनाबाद में भी इसी तरह का एक नौजवान कत्ल हो गया। पिछले आप 1-1.5 महीने में देखेंगे आपको 20-25 वारदातें ऐसी नजर आएंगी। लाखों की तादाद में लोगों के सालाना मोबाइल छीन रहे हैं, हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें छीन रही हैं, कारें छीन रही हैं, गोलियां मारी जा रही हैं और पुलिस के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। और हमें ये भी कहते हैं कि भाई आप मुजाहिमत ना करें तो आप भी तो कुछ करें ना। ये कैसे मुमकिन है कि क्रिमिनल्स मौजूद हो और पुलिस बेखबर हो? हमारे यहाँ जैसा भी निज़ाम है
उसमें पुलिस बेखबर नहीं होती, बाखबर होती है। मनशियात के अड्डे इलाके में चल रहे हो और पुलिस बेखबर हो, पुलिस की सरपरस्ती में चलते हैं, पुलिस की काली भेड़ें काम करती हैं। मकामी पुलिस यहाँ पर नहीं है। यहाँ सारी की सारी पुलिस के अफसरान भी और एहलकारान ये तकरीबन 90% कराची से ताल्लुक़ नहीं रखते। मैं ये नहीं कहता कि आप महाजरों को पुलिस में भर्ती करें और पंजाबियों को नहीं करें और सिंधियों को नहीं करें। आप सिंधी को भी करें, पंजाबी, बलोच, महाजिर, पख्तून सबको करें, लेकिन परमानेंट रेजिडेंट को करें। 80% वो होने चाहिए। उससे आपसे आप मसले हल होना शुरू होंगे। जब इनके बच्चे गैर महफूज होंगे तो हमारे बच्चे महफूज हो जाएंगे। प्रोटोकॉल में जो हजारों की तादाद में इस वक्त MNAs, MPAs और खुद पुलिस के अफसरान इनकी बेगमात को ले जाने के लिए मोबाइलें होती हैं। आप इनके वज़रा का हाल देखें, इनके मुशीरों का हाल देखें, इनकी स्टैंडिंग कमेटियों का हाल देखें। हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार इन ड्यूटियों पर लगे हुए हैं। तो आप बताएं कैसे जो है वो ये कमी थानों में जो पुलिस एहलकारों की वो कम होगी। तो यानी एक तरफ आप पुलिस की नफरी कम कहते हैं, दूसरी तरफ जो नफरी है उसमें से एक बड़ी तादाद प्रोटोकॉल में लगी हुई है। तीसरी बात यह कि काली भेड़ों की तथहीर का कोई अमल मौजूद नहीं है। चौथी बात यह कि मकामी पुलिस मौजूद नहीं है। और फिर स्ट्रीट क्राइम रोकने के जो और बड़े जरिए हैं, आप तालीम नहीं देते, आप रोजगार नहीं देते, आप सेहत की सहूलतें नहीं देते, आप सड़कें नहीं देते, आप पानी नहीं देते, आप बिजली नहीं देते, तो फिर ये लोग कहां जाएंगे? 2 करोड़ से जायद इंसान नौजवान हैं यहां पर। तो जब आप उनको कोई सहूलत नहीं देते तो माफियाज उनको इस्तेमाल करती हैं। किराए पे मिल रही हैं इस वक्त गन्स, टीटी मिलती है किराए पे कि जाओ कार्रवाई करो, हम इतने पैसे ला कर दो। तो जाहिर सी बात है कि नशे का आदी बनाया हुआ है नौजवानों को और उनको अपनी माफिया में शामिल किया हुआ है। आपने तो यही बात पूछने वाला यहाँ रेंजर्स 1989 से 1989 से मौजूद है। NED यूनिवर्सिटी में 1989 से रेंजर्स मौजूद है और रेंजर्स के गेट पे जहां वो ड्यूटी होती है उसके सामने ये वारदात हुई है। हम रेंजर्स से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे डोमेन में नहीं है स्ट्रीट क्राइम्स। इंसान की जान जा रही है और ये कहते हैं हमारा इख्तियार नहीं है। ओ भाई, अगर नहीं है तो आप इख्तियार लीजिए। कौन सी हुकूमत इस वक्त इतनी दम रखती है कि वो इख्तियार न दे अमन अमान के लिए? तो इसलिए हमारा ये मसला नहीं है शहरियों का, हमें अपने जवानों की हिफाजत चाहिए, हमें अपने बच्चों की हिफाजत चाहिए, हमें अपनी माओ बहनों बेटियों की हिफाजत चाहिए। हम इसलिए उनको यूनिवर्सिटी में भेजते हैं कि हमें पता ही ना हो कि उनकी लाश वापस आएगी। ये कब तक ये बदमाशी चलती रहेगी हुकूमत की और कब तक ये टुस्वे बहाकर हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे? कोई कराची को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। ना फौज तैयार है, ना रेंजर्स तैयार है, ना कोई इदारा तैयार है, ना पुलिस तैयार है, ना PTI तैयार है, ना MQM तैयार है। हाफिज साहब बुरा ना मानिएगा, हाफिज साहब बुरा नहीं मानिएगा। मैं एक सवाल करने की जिसारत करूं आपसे। हाफिज नईमुर रहमान साहब मारते रहेंगे। कल हमने एहतिजाज रखा है। हाफिज नईमुर रहमान साहब तवक्कुफ कीजिएगा। कल इस बच्चे के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, शहर के बच्चों के लिए एहतिजाज कर रहे हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये कुव्वत बनेगी। ओके हाफिज साहब, आपका जवाब आ गया, लेकिन मेरा इसमें एक ज़िमनी सवाल है। कादिर मंदोखेल साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ शो पर, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, आप हमारे इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं जरा हाफिज साहब से एक सवाल कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ कादिर मंदोखेल साहब, क्योंकि बहरहाल कस्टोडियन आप हैं सूबे सिंध के हवाले से। हाफिज साहब ये फरमाइएगा, देखें जब बल्दियात के मामलात आए थे, मैंने आपको देखा, मैं हमेशा उसको अप्रिशिएट भी करती हूँ आपके जमात के लेवल पर कि आपने वो बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट किया, गो के ज़ाहिर आपके नाकिदीन ने उस पर अपनी एक राय रखी हुई है। आपने बल्दियात के मसाइल पर एक भरपूर एहतजाज किया। सर, आपको नहीं लगता कि आपको सिंध हुकूमत के तमाम, चाहे वो चीफ मिनिस्टर लेवल पर हो, चाहे गवर्नर लेवल पर हो, आपको कोई मीटअप कॉल देनी चाहिए कि आप हमसे मिलें, हम आपको बताते हैं क्योंकि हम इस शहर का स्टेक रखते हैं। ओके, हाफिज नईमुर रहमान साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, उनको प्लीज रिकनेक्ट करें। इन द मीनवाइल मैं कादिर मंदोखेल साहब आपकी तरफ आती हूँ। कादिर मंदोखेल साहब, आपका शहर है, आपके इलाके की, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस जगह है वो भी आपको पता है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी क्राइम रेट जो है वो सबसे ज्यादा है। CPLC की रिपोर्ट और पुलिस का जो डाटा है उसमें खुला तजाद है, यानी 360 का चेंज जिसको आप कहते हैं। इस शहर कराची का कोई वारिस है भी कादिर मंदोखेल साहब, या इसको इसी तरह लुटने पिटने के लिए छोड़ दिया गया है? जी बिल्कुल, आपका सवाल और आपका जो तनकीद है वो बिल्कुल बजा है, हम उसे तस्लीम करते हैं कि यकीनन अभी जो कराची में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है ना वो जिस तरह इसको शहीद किया गया है, इसका बेहद अफसोस है। और अब यकीन करेंगे कि यकीनन यही सूरत-ए-हाल बाकी कराची में भी है, पूरे मुल्क में है। मैं उसको कंपेयर नहीं करूँगा, मैं अपने शहर की बात करूँगा। तो यकीनन पुलिस का जो वो है, पेट्रोलिंग है या उसके थाने के जो हिसाब है, इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मैं इस चीज़ की भी हिमायत करता हूँ कि
जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है उस हवाले से जो जिसकी रिपूटेशन अच्छी है पुलिस अफसरान को उन्हीं को तैनात की जाना चाहिए और इनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का सिलसिला रखना चाहिए, ना कि SHO हज़रात ज़मीनों पे कब्ज़े और भत्ता और 2 नंबरियाँ या जो स्मगलिंग का माल है या जो भी वटेवर जो चीज़ों में मुलवस है इनके ऊपर भी इनको बाकायदा जो है ना सज़ा देनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए और इनका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि कराची शहर हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो पुलिस के रहम करम पर नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ पुलिस की ज़िम्मेदारी तो बनती है बुनियादी तौर पे, मगर इसके साथ साथ जो CPLC की आपने बात की है, CPLC के पास पूरा जदीद इक्विपमेंट मौजूद है, वो इक्विपमेंट मौजूद है जो पुलिस के पास नहीं है। तो क्या CPLC का काम सिर्फ आदाद शुमार इकट्ठे करना है, जो गवर्नर रासमीन का एक ज़माने से दफ्तर कायम है और उनके पास जदीद इक्विपमेंट्स है और नहीं अच्छे काम भी किए हैं, मैं उसको भी नहीं कहता हूँ कि काम नहीं किया है। फिर इस तरह जो इंटेलिजेंस अदारे हैं, फिर उसके अलावा जो बाकी जो हमारे जो क्योंकि कराची में तकरीबन 7 के करीब जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, अगर आप कंटोनमेंट के ले ले है या डिस्ट्रिक्ट ले ले या वो दूसरे ले ले, कि मुख्तलिफ सेक्शन है, मुख्तलिफ थाने हैं, मुख्तलिफ हवाले से। तो मैं समझ रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैंने असम्बली में भी इस बात को उठाया था कि पाकिस्तान में एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। अगर एक FIR दर्ज है तो एक बटन से एक शख्स के ख़िलाफ़, अब मुझे नहीं पता मेरे और आपके और हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ तो FIR दर्ज है या नहीं है, ये पता नहीं चलता है। तो ऐसे एक रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि क्रिमिनल लोगों का जो, माफ़ी दीजिएगा मुझे, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ये जो हम बहुत ही खूबसूरत इश्तिहारों में अपने सिस्टम को देखते हैं, ये पाकिस्तान में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता और ना यहाँ कहीं प्रैक्टिकल हुआ है इसका कभी, मुझे तो नहीं नजर आई इसकी प्रैक्टिस के FIR और ये सारा सिलसिला। मैं इसी बात की कंटिन्यूएशन के साथ मुल्क की सियासत पर भी जरा बात करूंगी। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। फिरदौस शमीम नकवी और कादिर मंदोखेल साहब और ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा ज़ाहिर है कुछ सवालों के जवाबात तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम उसकी तलाश और खोज जारी रखेंगे। उसमें से एक सवाल का जवाब है इस कराची शहर का बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम। लेकिन कराची समेत मुल्क की सियासत और इसमें सिंध और पंजाब इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ही हाई फ्लाई कर रहा है। और इस वक्त जो सिचुएशन है पंजाब में, ज़रा मैं पहले बात कर लूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब से और कादिर मंदोखेल साहब से। इन द मीनवाइल मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब, असम्बलियाँ तो तहलील नहीं हो रही हैं क्योंकि आपकी अपनी जमात में फूट पड़ गई है। आधे लोग कह रहे हैं पहले KP के, आधे लोग कह रहे हैं नहीं पहले पंजाब असम्बली। तो फैसला होगा भी कल की तारीख में या एक मरतबा फिर और सोचने का मौका लेंगे इमरान खान साहब? देखिए फैसला हो चुका है। अच्छा, तमाम ऑल्टरनेट्स कंसिडर कर लिए गए हैं। ओके, क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन है। इमरान खान साहब वाजे हैं। अब हम जो है इस तरीके से प्रेशर PDM पे बढ़ाते रहे, वो हमारी मर्जी है, वो हमारी चाल है। उसके लिए चेयरमैन इज फुल्ली इम्पावर्ड। ठीक है, जो चीज जरूरी है वो ये है कि हमें जो है वो असेंबली डिसॉल्व करके क्या हासिल कर रहे हैं। हाँ, हम PDM को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाल रहे हैं। अच्छा, कि पंजाब की डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, पंजाब में इलेक्शन हो जाए। जो हमारा सर्वे शो कर रहे हैं उसके अंदर वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबली। अगर ये 7 जनरल असेंबली का इलेक्शन नहीं रखेंगे तो इनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी कि जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन कराएंगे ये अक्टूबर में, तो उस वक्त पंजाब में सिटिंग गवर्नमेंट कौन सी होगी? वो होगी पंजाब में PTI की इंशाल्लाह। ठीक है, और जब वो सामने होगी उसके साथ इनके लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब KP में हमारी ऑलरेडी मोर देन 2/3 मेजॉरिटी है। हाँ जी, मैं वहां पोजीशन ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी बात कर पाऊंगा। आई विल यूज दैट एज अ बार्गेनिंग चिप अगर कोई नेगोशिएशंस हो रही है। अच्छा, अगर पूरे मुल्क मेरे लिहाज से ये मुल्क में अंदर मुतहम्मिल नहीं है कि इंतखाबात 2 हिस्सों में कराए जाए, खर्चे को छोड़ दीजिए, इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी टिल अक्टूबर, जब तक दोनों इलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, जब तक वो दोनों इलेक्शन नहीं होते, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चलती रहेगी। ठीक है, तो इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब तक रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी।
इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है? इट नीड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडीड, लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, माशी तौर के आपकी ऊपर बात दुरुस्त है। मुस्तहकम नहीं फिरदौस होगा शमीम नकवी मुल्क। साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब की तरफ आती हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा ख्वाजा साहब, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब से मैं जरा जवाब लूँ। फिरदौस साहब, कादिर मंदोखेल साहब, देखिए पंजाब अगर जाता है और जो सर्वे कह रहा है एज पर द फिरदौस शमीम नकवी साहब कि सर्वे तो इनकी तरफ है टिल्ड, और वोटर सपोर्टर ग्राउंड पर भी इनको सपोर्ट कर रहा है, बाय इलेक्शन करेंगे या फिर जनरल इलेक्शन करेंगे, या अवाम की पैसों और टैक्स से चलने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर मजीद नुकसान बर्दाश्त करे अवाम, कि आप लोग पहले बाय इलेक्शन करेंगे, फिर बाय इलेक्शन करेंगे, फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे? व्हाट यू हैव द प्लान फॉर दिस? देखिए, ये सारी जवाबात आप मुझसे अगर मगर की सूरत में आप मांग रही हो। अच्छा, जो शख्स GTV की तरफ रवाना हो रहा हो और वो अचानक यू टर्न मार के जियो की तरफ चले जाए, हाँ। तो उसमें अगर मगर बनता तो नहीं है। अच्छा, मगर चले। फिर भी आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे देता हूँ। दे दीजिए। सवाल ये है कि ये नेक काम जो 26 नवंबर को उसने ऐलान किया है और आज 16 दिसंबर है और अभी तक अगर मगर का सकर है, और कल भी ऐलान करेंगे, तोड़ेंगे नहीं तारीख का। अच्छा, दूसरी बात ये कि जितनी पत्ते उसने शो करने थे वो पत्ते शो कर चुके हैं, कारतूस चल चुके हैं। अच्छा। अब इनमें कोई दम नहीं है। अच्छा। जो ब्लैकमेलिंग करनी थी आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर, जहां उन्होंने कहा मैं और आरिफ अलवी खेलेंगे, वो तो आरिफ अलवी ने खेलने नहीं दिया। वो तो लाहौर से मिलने से पहले ही सुबह असम्बली पे साइन करके और ये कहा गया, जो बाज लोगों को बता रहे कि शाम 7 बजे तक उसको डिस्क्लोज ना करें। फिर वो चौधरी परवेज अलाई की तरफ वो कहते थे, जो वजीर आला जो माजी में जिसको डाकू कहते थे पंजाब के बड़े, चलो इनके अल्फाज है मैं नहीं कहता हूं, फिर उसी को ही वजीर आला बनाना पड़ा 10 अच्छा, सीटों एक मिनट पे। कादिर मंदोखेल और साहब, देखिए फिर मैं उसके ऊपर जब माजी तो दहशतगर्द हमला सबका होता है जिसकी हमने भी देखिए मजम्मत कादिर की है। मंदोखेल साहब, माजी ना सबका सबको पता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतने कंफर्ट जोन में क्यों हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ नहीं करेंगे और आप बिल्कुल चैन की बांसुरी बजाते रहेंगे? असल मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं करने वाले? अच्छा, आपको हमारी चेन की बांसुरी क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि ये बढ़ के मार रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। ओके, ये बढ़ के मार रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से आपको दोहरा रहा था कि ये बढ़ के मार रहे थे। आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट मैं करूंगा। आर्मी चीफ के बारे में जो साबिक हैं उनके बारे में तो बड़ी बातें आ रही है इलेक्शन ना। कमीशन का मैं बनाऊंगा, वो चल गया। ठीक है, अब सवाल मैं आती ये है हूं। आपकी अगर मगर का, ठीक है, क्या आपके एक बड़े क्या देरीना फिरदौस इत्तेहादी शमीम हैं। नकवी साहब, एक सेकंड कादिर साहब, जरा तवक्कुफ करें। एक आपके देरीना इत्तेहादी हैं MKM पाकिस्तान, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेरे साथ हैं। ख्वाजा साहब, यहाँ सियासत उरूज पर है। आप कल करने जा रहे हैं, सॉरी संडे को करने जा रहे हैं, खवातीन का कन्वेंशन करने जा रहे हैं, बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? किस तरफ, कौन सी सियासत कर रहे हैं? जरा हमें भी समझाएं पहले। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये गुजारिश करूं कि चाहे PTI हो, PMLN हो, आज PMLN की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, हुकूमत सियासी जमाती दल से करती रही है। इमरान खान साहब ने अपने वजारत उलमा के दौर में भी दर्जनों दल से, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, और इनके अपने दौर में भी PMLN के दिल से हो रहे। बिलावल भुट्टो साहब दूसरे कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। तो आप नहीं पूछा बिलावल साहब ने जी कब से पहले जैसा किया कराची में, ठीक, तो वजीर आला उनका है, वो खुद वजीर खारजा है। तमाम सियासी जमातें दल से इसलिए करती हैं ताकि वो अपने होने का इजहार जाहिर करें, अपने होने का एहसास करें, कानून के मुतहर्रिक रहे। और हमारा खवातीन का हमेशा रिवायती तौर पर होता चला आया है। अच्छा, ओके। कराची में इस मुल्क का सबसे बड़ा तारीखी जलसा भी MKM में ही किया था खवातीन का, जी जी, और इस बार इंशाल्लाह दोबारा उसी तारीख को हम सदबार में दोहराएंगे। ठीक है, ओके। ख्वाजा साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अब मैं दोबारा आती हूँ तो आपसे ज़रा बात करती हूँ, क्योंकि एक सवाल बड़े दिनों से सबके जहनों में कलमला रहा है। वो ये कि मोनिस इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जनरल बाजवा ने उनसे कहा था कि आप उस तरफ चले जाएं
और चौधरी ब्रदर्स को तफरीक इस तरह हो गई कि आधों को कहा उधर जाओ और आधों को कहा इधर आओ। तो एमकेएम पाकिस्तान वालों के लिए लोग पूछ रहे हैं कि इनको भी किसी ने कहा था कि इधर जाना है और उधर जाना है या नहीं, ये इस सवाल का जवाब लूंगी। लेकिन जो बात मेरा ख्याल है कादिर मंदोखेल साहब ने की, उसका जवाब फिरदौस शमीम नकवी साहब आपको देना होगा इस ब्रेक के बाद, कि आप लोग सिर्फ बड़के मार रहे हैं और अमल दरामद कुछ नहीं होना इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि कल इमरान खान साहब जो हैं, क्या एक मरतबा फिर कोई नई तारीख होगी या डायरेक्टली वो ये अनाउंस ही कर देंगे कि पंजाब असम्बली जो है वो हम तहलील कर रहे हैं, या एक और नए ऐलान की तवक्का की जाए, जैसा कि कादिर मंदोखेल साहब कह रहे थे कि ये लोग बढ़के मार रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, व्हाट योर टेक अबाउट इट कि आप अभी तक कोई अमली तौर पर अपनी बातों को साबित नहीं कर सके? ये तो मेरे ख्याल से बड़ी अजीब बात है। पहली चीज, हमने काम कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दी, इनकी कापे क्यों टांग गई? सारे मंजूर कर लेते ना, सिर्फ 9 क्यों किए? और वो 9 चुनी कैसे उन्हीं ने? क्या उन्हीं ने कोई खास तरीके से इस्तीफा दिया था? उन्हीं ने वो 9 चुनी जो सबसे कमजोर सीटें थी, जिसके नीचे एमपीए जीते हुए नहीं थे, जिसके अंदर मार्जिन सबसे कम था, विक्ट्री का। उधर जो हशर नशर इनका हुआ, वो उनको समझ में आ गया कि आगे क्या होना है, दीवार था। फिरदौस साहब, प्रिसाइज सवाल जैसे मैं कादिर मंदोखेल साहब से कह रही थी ना, हाँ या ना वाली सिचुएशन का, प्रिसाइजली कल एक और डेट होगी या ये अनाउंसमेंट होगी कि पंजाब असेंबली खत्म, केपीके असेंबली खत्म? आई एम टेलिंग यू सना, ये इंजीनियरिंग कैलकुलेशन नहीं है, ओके, दिस इज पॉलिटिक्स। वी नो, हमने अनाउंस क्या किया था 26 नवंबर को कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर इंडीड हम रिजाइन कर देंगे। हाँ, बिल्कुल ये हम उस पे कायद है। हाँ। कादिर मंदोखेल साहब को उल्टी गिनती गिनवा दीजिए, 30 और आज की तारीख में जितने दिन है वो बता दीजिए। सबर कर, हमें आपके डिक्टेशन से या आपकी बड़कों से या आपकी तड़ियों से हमने फैसला नहीं करना, हमने अपनी हिकमत अमली से। फेयर इनफ फिरदौस साहब, जब मुनासिब समझेंगे हम करेंगे। 30 तारीख तक तो सबर से बैठो, 30 के बाद जितनी बढ़के मारनी है ना मार। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। कादिर मंदोखेल साहब, आपके लिए 2 सवाल है, लेकिन जरा ख्वाजा ज़ाहरुल हसन साहब से एक सवाल का जवाब लूँ। ख्वाजा ज़ाहरुल हसन साहब, मोनिस इलाही साहब ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो कहा, मैं छोड़ के गई थी सवाल। फिर हमने अभी पिछले दिनों देखा कि आपके ही साबिक एमएनए भी थे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर कानून भी थे फरूक नसीम साहब। उन्होंने कहा हमें तो जनरल बाजवा ने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। आप जिस वक्त ये रिजीम का चेंज जिसको इमरान खान साहब कहते हैं, या जाहिर है जिसमें हमने देखा कि नो कॉन्फिडेंस वोट आया, एमकेएम की तरफ कोई किसी तरह का कोई पैगाम रसानी हुई थी इस दौरान या नहीं हुई थी? देखिए, बड़ी क्लियर बात मैं आपसे कहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है उसमें यकीनन एस्टैब्लिशमेंट एज ए गारंटर थी और हमारा इत्तेहाद उन्हीं की बुनियाद पे हुआ था। अच्छा, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत दौल हुई तो आपको याद होगा सबसे आखिरी में फैसला एमकेएम ने किया था। तमाम जमातें अपना अपना फैसला कर चुकी थी और जिस वक्त PMLQ मोनिस इलाही साहब हमारे ही पार्लियामेंट लॉजिस से उठ के बनी गाला गए थे जी, और उन्होंने भी फैसला कर लिया था। ओके, तो तमाम जमातों ने फैसला किया और आखिर में हमने फैसला किया और बहुत सोच के किया, और ये फैसला बहुत ताकीर से, तकरीबन कोई 20 दिन लग गए हैं इस फैसला करने में। सारी जमातों ने अपने अपने तौर पे ताखीर से फैसला किया। अच्छा, अगर तो इस तरह फोन आ जाते और इस तरह से हिदायत आ जाती कि काम तो चंद घंटे में हो जाता। अच्छा, यानी हिदायतें नहीं हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना टाइम लिया और फिर अपना इजमा पैदा किया, राइट? हमने एमकेएम ने बिल्कुल अपना टाइम लिया, एमकेएम ने अपना सोच विचार किया कि हमारा मफाद किसमें है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है हमारे शहरों के लिए। ख्वाजा साहब, बड़ी तेजी से इसका जवाब मैं चाहूंगी क्योंकि कादिर मंदोखेल साहब के कोर्ट में 3 सवाल आ गए अचानक से। अभी हमने देखा है कि आपको ज़ाहिर गवर्नरशिप भी मिल गई, एडमिनिस्ट्रेटर आपकी मर्जी का लग गया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि आप लोग फिर आंखें दिखा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आपने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से, उनको फिर गिले शिकवे कर दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। देखो, हमारा एक भी निकता ना तो हमारे तहरीर मुआहदे उससे हट के नहीं। हम पीटीआई के साथ भी अपना 13 नुकाती मुआहदे से रहे, पीडीएम के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारा 1-to-1 हुआ है
हम सिर्फ उस मुहिदे की तकमील चाहते हैं जिस वजह से बार बार फिर ख्वाजा साहब, टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया है। कादिर मंदोखेल साहब, आप पहले तो ये टेक दे दें कि जो फिरदौस साहब ने कहा है कि आप देखते रह जाएंगे, तारीख भी दे देंगे और हम असेंबलियां भी छोड़ देंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये सारे जवाबात गागी में हैं। कल तारीख बताएंगे एक और तारीख के लिए। अच्छा। और फिर दूसरी बात ये, जिस तरह ये खुशफहमी में है कि हमने इनका अशर नशर किए, आपके अपने सीटें 9 जीते हुए उसमें से 2 आपके से हमने छीन लिए। आपके सबसे बड़े खिलाड़ी इमरान नियाजी साहब को हमारे एक कारकुन हकीम बलोच ने 10,074 तीरों की बरसात करके सिंध से भगाया। आपके पीर साहब पीटीआई समेत हमारे मूसा गिलानी ने 25,186 वोटों का तीर बरसा के पंजाब से भी भगाया। अच्छा। तो आपके अपनी जीते हुए सीटों से 2 तो हमने छीन लिए। तो आप किस खुशफहमी में हो कि कौमी असम्बली का और पंजाब का और पुख्तनख्वा का? अवल तो मुझे यकीन नहीं है कि इलेक्शन एक दिन होगा, एक दिन में नहीं होगा, ये अलग अलग होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास और पाकिस्तान के पास इतना फंड नहीं है। जिस तरह आप लोगों ने बेड़ा गर्क करके श्रीलंका और पाकिस्तान के 3 टुकड़ों के नापाक ख्वाब देखे थे, उसके लिए पैसे नहीं है। तो पैसे होंगे, ये इलेक्शन जो है ना ये बारी बारी होंगे, बारी बारी इलेक्शन होगा। पहली बारी किसकी होगी? कादिर मंदोखेल साहब 2 छीन लिए, आगे भी इस तरह हम इससे ज्यादा छीनेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब उठ के बैठे जवाब देने के लिए, लेकिन आई एम रियली सॉरी फिरदौस साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। फिरदौस शमीम नकवी, कादिर मंदोखेल, ख्वाजा जालुल हसन। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स चलती रहेगी और देखना यह है कि इस पॉलिटिक्स में किसकी जीत और किसकी हार होगी, क्योंकि सियासत की बिसात पर सभी ने अपनी मर्जी के मोहरे फैला रखे हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।